पिछले वीडियो में हम लोगों ने द सोल्जर पोएम का मीनिंग लिखा था और सोनेट के बारे में सुना था। यह पेट्रार्कन टाइप का सोनेट है, लिखा हुआ है सोल्जर का। पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट और मिल्टोनिक सोनेट, जो 3 सोनेट के प्रकार होते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझाया था मैं आपको। अब मैं इस कविता को पढ़ाना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। शुरू हो रहा है। इफ़ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं। कवि बोल रहा है रूपर्ट ब्रूक कि यदि मैं मर जाऊं, थिंक, सोचिए, ओनली, सिर्फ दिस, यह ऑफ मी, मेरे बारे में। यदि मैं मर जाऊं, सोचिए सिर्फ यह मेरे बारे में। पहला लाइन का अर्थ हुआ, माने मेरे मरने के बाद मेरे बारे में सिर्फ यही सोचिए। क्या सोचिए? दैट देयर इज सम कॉर्नर, कि कोई जगह है। कॉर्नर माने कोना, माने जगह। ऑफ ए फॉरेन फील्ड, विदेश के जमीन का। कोई जगह है विदेश के जमीन का। दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, दैट माने जो होगा। दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, जो सदा इंग्लैंड का है। जो सदा इंग्लैंड का है मतलब वह जगह इंग्लैंड में है हमेशा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देयर शैल बी, जरूर होगा। इन दैट रिच अर्थ, उस धनिक धरती में। जरूर होगा उस धनिक धरती में। एन इंग्लैंड के धरती को पोएट धनिक बतलाता है। क्या होगा? ए रिचर डस्ट, एक अधिक धनिक कण। रिच माने धनी, रिचर माने अधिक धनी, रिचेस्ट माने सबसे धनी। यह कंपैरेटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री है रिच, कंपैरेटिव रिचर, रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो रिच धनी, रिचर अधिक धनी, रिचर सबसे धनी। तो कह रहा है कि रिचर डस्ट कंसील्ड, एक अधिक धनिक कण छिपा हुआ। माने इंग्लैंड के धनिक धरती में। उस धनिक धरती का मतलब कि वहाँ हर क्षेत्र में अच्छे अच्छे लोग, अच्छी अच्छी कृतियाँ, अच्छी अच्छी वस्तुएं, अच्छे अच्छे चीज़ हैं, बहुत विकास हुआ है। तो कहता है कि उस धनिक धरती में एक अधिक धनिक कण छिपा हुआ होगा। अब उस कण के बारे में कह रहा है, जिस कण को छिपने को कह रहा है। एक धनिक अधिक कण को छिपने को जो बोल रहा है, उस कण को कह रहा है ए डस्ट, एक कण। हुम, जिसको इंग्लैंड बोल इंग्लैंड ने पैदा किया था। शेप्ड, रूप प्रदान किया था। मेड अवेयर, जागरूक बनाया था। गेव, दिया था। वंस, एक बार। हर फ्लावर्स, अपने फूलों को। टू लव, प्रेम करने को। हरवेज, अपने रास्तों को। देश को स्त्रीलिंग माना जाता है, इसलिए हर लगा है इंग्लैंड के लिए। हरवेज, अपने रास्तों को। टू रोम, घूमने के लिए, भटकने के लिए। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, और अपने शरीर को कहता है यह इंग्लैंड के शरीरों में से एक है। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और इंग्लैंड में बहने वाली हवा का सांस लेता है। इंग्लिश एयर मतलब इंग्लैंड में बहने वाली हवा। इन पंक्तियों में कवि, आप यदि सोचेंगे तो आपको लगेगा कि अपने को ऋणी बता रहा है, कि मैं इंग्लैंड का ऋणी हूँ, इसलिए कि इंग्लैंड ने मेरे लिए सब कुछ किया। यहाँ जो देखे उसमें क्या मिला कि अपने फूलों को दिया प्रेम करने को, अपने रास्तों को दिया घूमने को, अब उसी के हवा का मैंने सांस लिया। इसका मतलब कि इंग्लैंड का ऋणी ही अपने को मान रहा है। इन सारी बातों को पढ़ने से एक प्रॉब्लम आपके मन में आएगी, मैं बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी होगी। एक लाइन और इस स्टैंजा का है, वह क्या है? वास्ट, स्नान किया था। बाई द रिवर्स, नदियों से। वहाँ के नदियों में स्नान किया था। यानी इंग्लैंड ने ही अपने नदियों को मुझे स्नान करने के लिए दिया था। ब्लेस्ड, आशीर्वाद पाया था। बाई सन्स, सूरजों से। ऑफ होम, घर के। और घर के यानी इंग्लैंड के, इसका घर इंग्लैंड में है, तो कहता है घर के सूरजों से। तो सूरजों का मतलब रोज प्रतिरोज
जो सूरज उगता है उसको कहता है सन्स। आज का सूरज, कल का सूरज, परसों का सूरज, हर रोज जो सूरज उगता है, इसीलिए सन को सन्स लिखा है। घर के सूरजों से आशीर्वाद पाया था। कहने का मतलब, बचपन में कैसा होता है, आदमी को माँ तेल लगा करके हमारे यहाँ हिंदुस्तान में धूप में सुला देती है कि उससे विटामिन डी मिलता है, कहा जाता है हड्डी मजबूत होती है। यानी कि हम सभी आशीर्वाद पाए हैं सूरज से। उसी ढंग से ये भी कहता है कि मैंने अपने घर के सूरज से, यानी इंग्लैंड के सूरज से आशीर्वाद पाया हूँ। इस प्रकार ये 8 लाइन समाप्त हुए और इन 8 लाइन के अर्थ को देखने से लगता है कि कवि अपने को ऋणी मानता है कि मेरे लिए जो कुछ भी किया, ट्रेनिंग दिया, सैनिक के रूप प्रदान किया, तभी ना मैं सैनिक के रूप में हूँ, यानी कि मैं इंग्लैंड का ऋणी हूँ। अब सोचने से यही प्रॉब्लम सामने आता है कि यदि अपने कोई पोएट मानता है ऋणी, तो इसे क्या करना चाहिए इंग्लैंड के लिए, ये इसके दिमाग में बात छिपी हुई है। मैंने बताया था पीछे के वीडियो में कि उसी प्रॉब्लम का, जो प्रॉब्लम इस ऑक्टेट में खड़ा कर दिए जाते हैं, इस 8 लाइन को ऑक्टेट कहेंगे, OCTET ऑक्टेट, OCTET ऑक्टेट। और इसी ऑक्टेट में जो प्रॉब्लम को खड़ा किया गया है, इसका सॉल्यूशन नीचे के सेस्टेट में देता था पेट्रार्क, और अन्य लोग भी जो इस स्टाइल में पोएम को लिखे, वे लोग भी सेस्टेट में इसका सॉल्यूशन देते हैं। यानी रूपर्ट ब्रुक सॉल्यूशन देगा, अपने से राइज कर दिया प्रॉब्लम, ऐसा ऑक्टेट लिखा जिससे प्रॉब्लम राइज हो गया कि मेरे लिए सब कुछ इंग्लैंड ने किया, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। हमें भी सोचना चाहिए कि हमारे लिए जो किया, माता पिता वगैरह गार्जियन इतना किए, तो मुझे उनके लिए क्या करना चाहिए, न कि हम नमक हराम बन जाए उनसे लाभ ले करके पला पोसा के। अब हम इसके सॉल्यूशन को सुने कि क्या सॉल्यूशन ही कहता है, इंग्लैंड को क्या ही देना चाहता है बदले में, जो इंग्लैंड इसको इस रूप में तैयार किया। देखें आप सेस्टेट को, यानी नीचे के 6 लाइन वाले स्टैंजा को। एंड थिंक, और सोचता हूँ, यहाँ पर आई छिपा हुआ, एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, दिस हार्ट, कि मेरा दिल, ये अपने दिल को कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मेरा दिल, यह दिल, ऑल इविल सेड अवे, ऑल माने सभी, इविल माने बुराई, सेड अवे माने छोड़ करके, कि मैं सोचता हूँ कि यह दिल, यानी मेरा दिल, सभी बुराई को छोड़ करके, कितना देर छोड़ करके, बहुत लंबा समय तक न भी सही तो ए पल्स, क्षण भर, इन द इटर्नल माइंड, इस स्थिर दिमाग में, कहता है कि मैं अपने स्थिर दिमाग में क्षण भर ही सही पूरे बुराई को छोड़ दूं, और छोड़ करके मैं सोचता हूँ, मैंने छोड़ने को सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ कि नो लेस गिव्स, तनिक भी कम नहीं दूंगा। नो लेस माने तनिक भी नहीं, गिव माने देना से हुआ दूंगा। समवेयर बैक, कहीं पीछे में, माने मेरे से पहले आए समय में, पीछे के समय में जो समय बीत गया उस समय में, द थॉट्स, विचार, बाई इंग्लैंड गिवेन, इंग्लैंड के लोगों के द्वारा जो दिए गए हैं, इंग्लैंड में जन्मे लोगों के द्वारा मेरे पहले जो विचार दिए गए हैं, उन विचारों से तनिक भी मैं कम देने को नहीं सोचता हूँ। यह इसकी सोचावट है। अपने दिल से सारी बुराई को क्षण भर के लिए ही सही छोड़ करके, और अपने इस स्थिर दिमाग में सोचता हूँ कि मुझसे पहले जो इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड के लिए दे करके गए हैं, उससे मैं भी तनिक कम नहीं दूं। एक उत्तर तो ये हुआ। उसके एवज में, उसके बदले में, किसके बदले में, जो प्रॉब्लम इसके सामने हो गया है कि मेरे लिए सब कुछ इंग्लैंड ही है, मुझे सब कुछ इंग्लैंड ही ने किया है, तो मैं क्या करूं? तो एक बात ये, क्या करूं? तो तनिक भी कम नहीं दूं उन लोगों से जो हमसे लोग पहले दे करके गए हैं। अब अगली बात, हर साइड्स एंड साउंड्स, हर मैंने उसका देश के लिए स्त्रीलिंग मानते हैं, इसलिए हर लगा है। साइट माने दृश्य, एंड साउंड माने आवाज़, तो शाब्दिक अर्थ होगा उसके दृश्य और आवाज़। तो मैंने मीनिंग लिखवाते समय बोला था, टीवी को हम कंप्लीट मानते हैं कि इसलिए कि उसमें साइट भी होता है, दृश्य भी होता है और साउंड भी होता है, आवाज़ भी सुनते हैं। और रेडियो में केवल आवाज़ होता है, साइट नहीं होता है, इसलिए रेडियो अधूरा है। तो हर साइट्स एंड साउंड्स का मतलब हुआ
उसका दृश्य और आवाज़, यानी कि उसका सब कुछ, यानी देश का सब कुछ, देश का सब कुछ ड्रीम्स लगता है। मन में सोच रहा है रूपर्ट ब्रूक कि इसका सब कुछ लगता है, हमारे देश इंग्लैंड का सब कुछ लगता है। क्या लगता है? हैप्पी, सुखद, एज हर डे, जैसा कि उसका दिन है, जैसा कि उसका आज दिन है सुखद, वैसा ही सुखद आने वाले समय में भी लगता है कि रहेगा। सोचावट इसकी अच्छी है अपने देश के बारे में। इंग्लैंड तो लगभग पूरी दुनिया को गुलाम बना चुका था, विकसित आज ही नहीं पहले से ही विकसित है। जिस समय में फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में रूपर्ट ब्रूक था, तो उस समय में देश का विकास अच्छा था, देश अच्छा लगता था, तो ये अपने देश के बारे में अच्छी सोचावट पालता है, रखता है मन में, और कहता है कि जैसा आज उसका दिन है मेरे देश का, ऐसा ही सुखद रहेगा। एंड लाफ्टर, और हंसी खुशी, लर्न ऑफ फ्रेंड्स, जो सीखा था मैंने मित्रों से। आदमी हम जोली में अपने मित्र मंडली में रह करके ही हंसी खुशी सीखता है, तो कहता है कि हंसी खुशी जो सीखा था मैंने मित्रों से, एंड जेंटिलनेस, और विनम्रता भी जो मैंने मित्रों से सीखा था। इन हार्ट एट पीस, मेरे दिल में शांति से ये बने रहेंगे। ये कल्पना करता है कि मेरे दिल में शांति से बने रहेंगे, अंदर एन इंग्लिश हेवन, और इस इंग्लैंड रूपी स्वर्ग के अंदर रह करके। इंग्लैंड को कहता है कि यह देश नहीं स्वर्ग है, और इस स्वर्ग में मेरे दिल में शांति के रूप में विनम्रता और हंसी खुशी जो मैंने अपने मित्रों से सीखा था वे बने रहेंगे। यही इसका भाव है इस पोएम का। प्रथम विश्व युद्ध के समय में था रूपर्ट ब्रूक। अब थोड़ा मैं ले चलता हूँ आपको इसके इंट्रोडक्शन की ओर। आप इंट्रोडक्शन देखेंगे। रूपर्ट ब्रूक जन्म हुआ था इसका 1887 में और गुजर गया था 1915 में, 1915 में। वो आज बॉर्न पैदा हुआ था इन ए वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, एक अच्छे शिक्षित परिवार में। मतलब रूपर्ट ब्रूक का जन्म एक अच्छे शिक्षित परिवार में जन्म हुआ था इसका 1887 में, और 1915 में दुनिया छोड़कर चल बसा था। हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर एट रगबाई स्कूल, इसके पिता रगबाई स्कूल में शिक्षक थे। वेयर रूपर्ट वाज एडुकेटेड, जहाँ पर रूपर्ट की शिक्षा हुई थी बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज में दाखिला लेने के पहले रूपर्ट ब्रूक रगबाई स्कूल में शिक्षा पाया था, जहाँ इसके पिताजी शिक्षक थे। W.B. Yeats, इसका पूरा नाम है विलियम बटलर ईस्ट, द फेमस पोएट। इंग्लैंड का एक फेमस पोएट थे W.B. Yeats, इससे बड़े थे उम्र में। डिस्क्राइब, वर्णन किए थे हिम, इसके बारे में, एज दी हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, कि यह इंग्लैंड में सबसे सुंदर आदमी है। ही एज्यूम्ड ए सिम्बोलिक रोल दैट इवेंचुअली टर्न इनटू द मीथ ऑफ ए यंग and beautiful fallen warrior. He assumed a symbolic role, वह एक सांकेतिक भूमिका अपनाया था जो वास्तव में बदल गया था एक कहानी के रूप में, एक युवक और सुंदर योद्धा के कहानी के रूप में बदल गया था। He died of septicemia on April 23, 1915। यह 23 अप्रैल 1915 को ब्लड कैंसर से मर गया था। सेप्टिसेमिया में ब्लड कैंसर। ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनोस, ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनोस इन द एजियन ऑन हिज वे टू ए बैटल ऑफ गेविपोली। गेविपोली के युद्ध में, बैटल में, लड़ाई में जाने के वक्त एजियन के लेमनस टापू के से दूर गुजर गया था वो। ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज ए वार पोएट, ब्रूक वार पोएट के रूप में याद किया जाता है। इसको वार पोएट भी कहते हैं, याद रखेंगे। दे कि वार पोएट किसको कहते हैं, 4 ठो विकल्प।
ऑप्शन, तो उसमें से रूपर्ट जरूर रहेगा। हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। हु माने जो इंस्पायर्ड, प्रेरणा पाया था, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति का, इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के शुरू में ही वह देशभक्ति के लिए प्रेरणा पाया था। हिज रिपुटेशन चिफली रेस्ट ऑन द 5 वार सोनेट। इसकी ख्याति 5 ठो जो यह वार सोनेट लिखा था, या 5 ठो वार सोनेट लिखा था, 14 पंक्तियों की कविता को, जिसमें वार का ही वर्णन किया था। याद करने की बात है कि इसने 5 ठो वार सोनेट की रचना की थी। तो इसकी ख्याति इन्हीं 5 वार सोनेट पर निर्भर करती है। मतलब इसको लिखने के बाद यह सुविख्यात हो गया था। द सोल्जर इज अनडाउटेबली द बेस्ट। उस 5 में से द सोल्जर जो है यह निसंदेह सबसे अच्छी है, एंड द मोस्ट एंथोलॉजाइज, और सर्वाधिक याद के लायक है, स्मृति के लायक है। अब थोड़ा सा इसमें क्या मीनिंग बोल देता हूँ इंट्रोडक्शन का। वेल टू डू माने संपन्न, धनी, अच्छा, एकेडमिक माने शैक्षिक, फैमिली माने परिवार, तीनों को एक साथ करेंगे तो वेल टू डू एकेडमिक फैमिली का अर्थ होगा अच्छे शिक्षित परिवार, अच्छा शिक्षित परिवार। हाउस मास्टर माने घर में ही शिक्षक। एडुकेटेड माने शिक्षित, शिक्षा पाया था। फेमस माने प्रसिद्ध। टू डिस्क्राइब माने वर्णन करना। हैंडसमेस्ट माने सबसे सुंदर। टू एज्यूम माने कल्पना करना। सिंबॉलिक माने लाक्षणिक। और रोल माने भूमिका। इवेंचुअली माने वास्तव में। टर्न बदल दिया था, इनटू द मिथ, कहानी के रूप में। फॉलन वॉरियर, वॉरियर माने योद्धा। सेप्टिसेमिया माने ब्लड कैंसर। बैटल माने लड़ाई। टू रिमेंबर माने याद करना। एज ए वार पोएट माने युद्ध कवि के, वार पोएट के रूप में, युद्ध के कवि के रूप में। टू इंस्पायर माने प्रेरणा पाना। पैट्रियोटिज्म देशभक्ति। अर्ली फेज शुरुआत। रिपुटेशन माने ख्याति। चिफली मुख्यतः। अनडाउटेबली निसंदेह ही। इस प्रकार इसके मीनिंग हो गए। आप पढ़कर के इसको देखेंगे, कम समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे, फिर बताएंगे। इस प्रकार आज इतना ही बताकर अगले वीडियो के प्रतीक्षा में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।